पिछले सेक्शन में हमने कंडीशन वेरिएबल्स को एक्सप्लोर किया और देखा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट्स का वेट करते समय थ्रेड्स को सुला सकता है। लेकिन जैसा कि हमने नोट किया था, ओएस प्रिमिटिव्स को इन्वोक करना फ्री नहीं होता है। हर बार जब कोई थ्रेड किसी म्यूटेक्स या कंडीशन वेरिएबल पर ब्लॉक या वेकअप होता है, तो सीपीयू कर्नल मोड में चला जाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करता है, रजिस्टर स्टेट को सेव करता है और पाइपलाइन स्टेजेस को फ्लश करता है। उस प्रोसेस में लगभग 1 से 5 माइक्रोसेकंड्स का समय लगता है। अगर आपका कोड हर सेकंड मिलियंस ऑफ इवेंट्स प्रोसेस करता है, जैसे कि कोई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मैचिंग इंजन, एक 240 एफपीएस गेम इंजन फ्रेम डिस्पैचर या कोई जीपीयू सबमिशन क्यू, तो 5 माइक्रोसेकंड्स एक लाइफ टाइम की तरह है। आप हर बार 2 सीपीयू कोर्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए ओएस कर्नल से परमिशन मांगना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नैनोसेकंड लेवल सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से बाईपास करना होगा और सीधे सिलिकॉन से बात करनी होगी। एटॉमिक्स, हार्डवेयर कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल्स और मेमोरी ऑर्डरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम हार्डवेयर हुड को ओपन करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि सीपीयू हार्डवेयर मल्टी कोर चिप्स में मेमोरी को कैसे कंसिस्टेंट रखता है और हाइपर ऑप्टिमाइज्ड लॉक फ्री प्रिमिटिव्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑफ टी में महारत हासिल करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द हार्डवेयर रियलिटी सीपीयू कैशेस और द इंटरकनेक्ट। लॉक फ्री प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस मेंटल मॉडल को बाहर फेंकना होगा कि मेमोरी बाइट्स का एक सिंगल सेंट्रल पूल है जिससे सभी सीपीयू कोर्स एक साथ रीड और राइट करते हैं। हार्डवेयर लेवल पर मेन मेमोरी डीरैम बहुत ज़्यादा स्लो होती है। डीरैम को एक्सेस करने में लगभग 200 से 300 सीपीयू क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। अगर कोर्स को हर रीड या राइट पर डीरैम का वेट करना पड़े, तो मॉडर्न 4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर्स अपना 99% टाइम आइडल रहकर बिताएंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स हर फिजिकल सीपीयू कोर को फास्ट लोकल कैश लेयर्स से इक्विप करते हैं। यह डायग्राम एक मल्टी कोर सीपीयू की मेमोरी हायरार्की को दिखाता है। ये 2 इंडिविजुअल कोर्स को दिखाता है, जिनमें से हर एक के पास अपने खुद के रजिस्टर्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और डेडिकेटेड लेवल 1 और लेवल 2 कैशेज हैं। दोनों कोर्स एक शेयर्ड लेवल 3 कैश से कनेक्ट होते हैं, जो डायरेक्टली मेन सिस्टम मेमोरी के साथ इंटरफेस करता है, जो ईच लेयर पर स्टोरेज साइज और एक्सेस स्पीड के डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। जब कोर 0 किसी वेरिएबल को रीड करता है, तो ये एक सिंगल बाइट फेच नहीं करता, बल्कि ये मेमोरी का एक पूरा 64 बाइट ब्लॉक अपने L1 कैश में लोड करता है, जिसे कैश लाइन कहा जाता है। अगर कोर 1 बाद में उसी सेम मेमोरी एड्रेस को रीड करता है, तो ये भी ठीक उसी सेम 64 बाइट कैश लाइन को अपने खुद के L1 कैश में लोड कर लेता है। अब हमारे पास एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। क्या होता है जब कोर 0 उस कैश लाइन की अपनी लोकल कॉपी को मॉडिफाई करता है? कोर 1 की कैश लाइन अब स्टेल हो चुकी है। कोर 1 को कैसे पता चलता है कि मेमोरी चेंज हो गई है? सेक्शन ब्रेक, MESI कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल। ये गारंटी देने के लिए कि सभी कोर्स को मेमोरी का एक यूनिफाइड और कंसिस्टेंट व्यू मिले, हार्डवेयर इंजीनियर्स ने सीधे सीपीयू इंटरकनेक्ट में हार्डवेयर स्टेट मशीन्स बनाई हैं। इन प्रोटोकॉल्स में सबसे फंडामेंटल MESI है, जिसका नाम इसके 4 कैश लाइन स्टेट्स के नाम पर रखा गया है, जो हैं मॉडिफाइड, एक्सक्लूसिव, शेयर्ड और इनवैलिड। एक कोर के L या L2 कैश में स्टोर की गई हर 64 बाइट कैश लाइन को इन 4 स्टेट्स में से किसी एक के साथ टैग किया जाता है। ये रेफरेंस टेबल MES कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल के 4 स्टेट्स को आउटलाइन करती है। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे प्रोसेसर कोर्स डेटा ओनरशिप को ट्रैक करते हैं, मेन मेमोरी के साथ सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करते हैं और सिस्टम कैशेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए लोकल रीड और राइट ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। आइए ट्रेस करते हैं कि एक मल्टी कोर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस के दौरान MESI कैसे काम करता है। यह डायग्राम मेमोरी शेयर करने वाले 2 प्रोसेसर कोर्स के बीच कैश कोहेरेंसी के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे फर्स्ट कोर द्वारा किया गया एक इनिशियल रीड डेटा को एक एक्सक्लूसिव स्टेट में लोड करता है, कैसे सेकंड कोर द्वारा किया गया एक सब्सिक्वेंट रीड दोनों कैशेस को एक शेयर्ड स्टेट में ट्रांजिशन करता है, और कैसे फर्स्ट कोर द्वारा किया गया एक राइट ऑपरेशन सेकंड कोर को एक इनवैलिडेशन सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है, जिससे स्टेट्स रेस्पेक्टिवली मॉडिफाइड और इनवैलिड में चेंज हो जाती हैं। इनवैलिडेशन की कॉस्ट स्टेप 3 को ध्यान से देखिए। जब कोर 0 शेयर्ड स्टेट में रखी गई कैश लाइन पर राइट करना चाहता था, तो वह सीधे अपने लोकल L1 कैश पर तुरंत राइट नहीं कर सकता था। उसे चिप इंटरकनेक्ट के जरिए कोर 1 को एक बस इनवैलिडेट सिग्नल भेजना पड़ा और कोर 1 द्वारा
अपनी कैश लाइन को इनवैलिड मार्क करने का वेट करना पड़ा। यह कैश इनवैलिडेशन ट्रैफिक एक मेजरेबल फिजिकल ओवरहेड क्रिएट करता है। एक L1 कैश रीड हिट में लगभग 1 नैनोसेकंड या अप्रोक्सीमेटली 4 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। एक क्रॉस कोर कैश लाइन इनवैलिडेशन और फैच में लगभग 40 से 60 नैनोसेकंड्स या अप्रोक्सीमेटली 150 से 250 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। जब मल्टीपल CPU कोर्स एक ही मेमोरी लाइन पर राइट्स के लिए फाइट करते हैं तो कैश लाइन इनवैलिडेटेड स्टेट में कोर्स के बीच एंडलेसली आगे पीछे बाउंस होती रहती है। इस बॉटलनेक को कैश लाइन पिंग पोंगिंग या कैश थ्रैशिंग कहा जाता है और ये एक एक्सप्लिसिट OS म्यूटेक्स लॉक से भी ज्यादा तेजी से पैरेलल स्केलिंग को खराब कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। फॉल्स शेयरिंग द इनविजिबल परफॉर्मेंस किलर। अब जबकि हम कैश लाइंस और MESI प्रोटोकॉल को समझ गए हैं, हम कॉन्करेंट C++ में सबसे सटल परफॉर्मेंस पिटफॉल्स में से एक को अनकवर कर सकते हैं, जो है फॉल्स शेयरिंग। चैप्टर 2.5 यानी बाइट अलाइनमेंट रूल्स से याद करें कि डेटा स्ट्रक्चर फील्ड्स मेमोरी में कॉन्टिग्यूअसली लेआउट होते हैं और जैसा कि हमने चैप्टर 10.2 यानी कैश लोकेलिटी परफॉर्म में देखा था, डेटा को एक साथ पास रखना जनरली सिंगल थ्रेडेड स्पीड के लिए फैंटास्टिक होता है। हाउएवर, मल्टी थ्रेडेड कोड में कॉन्टिग्यूअस प्लेसमेंट एक परफॉर्मेंस डिजास्टर क्रिएट कर सकता है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सेम 64 बाइट कैश लाइन शेयर करने लगें। द पिटफॉल इन एक्शन। इस मल्टी थ्रेडेड काउंटिंग एग्जाम्पल को कंसीडर कीजिए। यह प्रोग्राम मल्टी थ्रेडिंग और कैश लाइन कंटेंशन के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह मेमोरी में सेम कैश लाइन के अंदर 2 इंडिपेंडेंट काउंटर फील्ड्स सेटअप करता है। इसके बाद प्रोग्राम 2 कंकरेंट थ्रेड्स स्पॉन करता है, जिसमें से हर एक थ्रेड 1 काउंटर को रिपीटेडली इंक्रीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थ्रेड्स को लॉन्च करने के बाद मेन प्रोसेस दोनों के कंप्लीट होने का वेट करता है। यह सेटअप यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि कैसे एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस को मॉडिफाई करने वाले थ्रेड्स कैश कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को बेंचमार्क करेंगे तो आपको कुछ एस्टोनिशिंग मिलेगा। इस वर्कलोड को 2 थ्रेड्स पर रन करना अक्सर सिंगल थ्रेड पर रन करने से 5 to 10 टाइम्स स्लोअर होता है। वाई? हार्डवेयर को देखिए। थ्रेड 0 काउंट और थ्रेड 1 काउंट मेमोरी में बिल्कुल एक दूसरे के बगल में रहते हैं। कोर 0 और कोर 1 बिल्कुल सेम 64 बाइट कैश लाइन को अपने रिस्पेक्टिव L1 कैशेज में लोड करते हैं। जब कोर 0 काउंटर ++ एग्जीक्यूट करता है तो उसका MESI स्टेट मशीन CPU बस के जरिए कोर 1 को एक इनवैलिडेट सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है। कोर 1 की कैश लाइन इनवैलिड में ट्रांजिशन हो जाती है। 1 नैनोसेकंड के कुछ फ्रैक्शन बाद कोर 1 काउंटर ++ एग्जीक्यूट करता है। यह एक L1 कैश मिस एक्सपीरियंस करता है। इसे अपने एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को स्टॉल करना होगा। कोर 0 से मॉडिफाइड लाइन वापस फेच करनी होगी। कोर 0 को वापस इनवैलिडेट सिग्नल भेजना होगा और अपनी लाइन को मॉडिफाइड में ट्रांजिशन करना होगा। इस हार्डवेयर पिंग पोंग मैच को 100 मिलियन टाइम्स रिपीट कीजिए। भले ही दोनों थ्रेड्स लॉजिकली कभी सेम C++ वेरिएबल को टच नहीं करते, वे फिजिकली सेम 64 बाइट सिलिकॉन मेमोरी ब्लॉक को टच करते हैं। वह फॉल्स शेयरिंग है। अलाइनेस के साथ फॉल्स शेयरिंग को एलिमिनेट करना। फॉल्स शेयरिंग को फिक्स करने के लिए हमें कंपाइलर को अलाइनेस का यूज करके इंडिपेंडेंट थ्रेड वेरिएबल्स को सेपरेट 64 बाइट कैश लाइंस पर पुश करने के लिए फोर्स करना होगा। यह C++ कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स को CPU कैश लाइंस से अलाइन करके कैश इंटरफेरेंस और फॉल्स शेयरिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाए। यह 2 मेथड्स दिखाता है। पहला, यह एंश्योर करने के लिए मैन्युअली पैडिंग बाइट्स ऐड करना कि एक काउंटर फुल 64 बाइट कैश लाइन ऑक्यूपाई करे, और दूसरा, एक न्यूअर लैंग्वेज फीचर को यूटिलाइज करना जो हार्डवेयर के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साइज के बेसिस पर स्ट्रक्चर को ऑटोमेटिकली अलाइन करता है। चलिए कैश लाइन अलाइनमेंट से पहले और बाद के मेमोरी लेआउट को विजुअलाइज करते हैं। यह डायग्राम फॉल्स शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि मेमोरी अलाइनमेंट का यूज करके इसे कैसे रिसॉल्व किया जाए। अनअलाइंड सिनेरियो में 2 डिफरेंट प्रोसेसर कोर सेपरेटेड वेरिएबल्स पर राइट करते हैं जो सेम कैश लाइन पर मौजूद होते हैं, जिससे कांस्टेंट कैश इनवैलिडेशन और परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होता है। अलाइंड सिनेरियो में हर वेरिएबल को उसकी खुद की डेडिकेटेड कैश लाइन पर रखने के लिए पैडिंग इंट्रोड्यूस की जाती है, जिससे हर कोर बिना किसी इंटरफेरेंस के अपनी मेमोरी को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सके। यह एश्योर करके कि हर थ्रेड का म्यूटेबल स्टेट अपनी खुद की डेडिकेटेड कैश लाइन ऑक्यूपाई करे, MESI कैश लाइन बाउंसिंग वैनिश हो जाती है और परफॉर्मेंस स्कोर काउंट के साथ लीनियरली स्केल करती है। सेक्शन ब्रेक एटॉमिक ऑपरेशंस STD एटॉमिक ऑफ T
और हार्डवेयर बस लॉकिंग। अब जब हम समझ गए हैं कि सीपीयू कोर्स हार्डवेयर मेमोरी लेयर पर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हम ओएस म्यूटेक्स का यूज किए बिना शेयर्ड वेरिएबल्स पर सेफली ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। हम एटॉमिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं। एक एटॉमिक ऑपरेशन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो एक सिंगल इंडिविजुअल हार्डवेयर स्टेप के रूप में एग्जीक्यूट होता है। सिस्टम के बाकी सभी कोर्स के लिए ये ऑपरेशन ऐसा लगता है जैसे तुरंत हो गया हो। ये या तो अभी तक नहीं हुआ है या फिर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती जहां कोई दूसरा कोर अंदर झांक सके और हाफ रिटन बाइट्स को देख सके। C++ में एटॉमिक ऑपरेशंस एटॉमिक हेडर के जरिए टेम्पलेट क्लास एसटीडी एटॉमिक ऑफ टी के थ्रू एक्सपोज किए जाते हैं। हार्डवेयर प्रिमिटिव्स अंडर द हुड एक फिजिकल सीपीयू एटॉमिक एडिशन या कंपैरिजन जैसे एटॉमिक ऑपरेशन को कैसे इंप्लीमेंट करता है। x86-64 आर्किटेक्चर्स पर सीपीयू असेंबली इंस्ट्रक्शंस के पहले लॉक नाम का एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल लॉक एक्सेड या लॉक CMPXCHG। जब सीपीयू का सामना लॉक प्रीफिक्स से होता है तो ये बस लॉक लाता है या मेसी के जरिए कैशे लाइन की एक्सक्लूसिव ओनरशिप होल्ड करता है, जो कि एक कैशे लॉक है जिससे इंस्ट्रक्शन खत्म होने तक कोई दूसरा कोर उस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर पाता। आर्म आर्किटेक्चर्स पर हार्डवेयर लोड लिंक या स्टोर कंडीशनल प्रिमिटिव्स LDREX या STREX का यूज करता है। LAREX एक वैल्यू लोड करता है और मॉनिटरिंग के लिए मेमोरी एड्रेस को फ्लैग करता है। STREX उस एड्रेस पर एक नई वैल्यू लिखने की कोशिश करता है। अगर इस बीच किसी दूसरे कोर ने उस कैशे लाइन को मॉडिफाई कर दिया तो STREX फेल हो जाता है और एक एरर फ्लैग रिटर्न करता है जिससे सॉफ्टवेयर लूप दोबारा ट्राई कर सकता है। बेसिक C++ एटॉमिक इंटरफेस STD एटॉमिक ऑफ टी प्रिमिटिव टाइप्स को रैप करता है, जैसे कि बूल इंट यू इंट 6040 या पॉइंटर्स और एक्सीडेंटल डेटा रेस को रोकने के लिए स्टैंडर्ड नॉन एटॉमिक कॉपी कंस्ट्रक्शन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिसेबल कर देता है। यह C++ प्रोग्राम स्टैंडर्ड एटॉमिक लाइब्रेरी का यूज करके थ्रेड सेफ्टी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक शेयर्ड इंटीजर में वैल्यू को सेफली राइट किया जाए, उस वैल्यू को रीड किया जाए, एक एटॉमिक एडिशन परफॉर्म किया जाए जो उसकी प्रीवियस स्टेट को रिट्रीव करते हुए वैल्यू को अपडेट करता है और रिजल्ट्स को प्रिंट किया जाए। लॉक फ्री वर्सेस वेट फ्री वर्सेस लॉक बेस्ड एटॉमिक्स STD एटॉमिक ऑफ टी के सभी टेम्पलेट इंस्टेंटिएशन हार्डवेयर नेटिव नहीं होते हैं। अगर आप एक बड़ा कस्टम स्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई डेटा 128 बाइट्स का स्टैंडर्ड एटॉमिक, तो हो सकता है कि सीपीयू सिलिकॉन के पास 128 बाइट एटॉमिक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस न हों। उस सिनेरियो में C++ कंपाइलर साइलेंटली एटॉमिक रैपर के अंदर एक इंटरनल स्टैंडर्ड म्यूटेक्स यूज करने पर फॉल बैक कर जाता है। आप रन टाइम या कंपाइल टाइम पर चेक कर सकते हैं कि क्या कोई एटॉमिक टाइप ट्रू हार्डवेयर प्रिमिटिव्स का यूज करता है या नहीं। यह C++ कोड हार्डवेयर सपोर्टेड लॉक फ्री एटॉमिक ऑपरेशंस और लॉक बेस्ड एटॉमिक ऑपरेशंस के बीच का डिफरेंस दिखाता है। यह एक छोटे डेटा स्ट्रक्चर को जो आसानी से सीपीयू रजिस्टर्स में फिट हो जाता है, एक बहुत बड़े डेटा स्ट्रक्चर से कंपेयर करता है। दोनों के लिए एटॉमिक रैपर्स डिफाइन करके यह कंपाइल टाइम असर्शंस और रन टाइम चेक्स का यूज करके दिखाता है कि छोटा स्ट्रक्चर अपने साइज की वजह से नेटिवली लॉक फ्री है, जबकि बड़े स्ट्रक्चर को फॉलबैक लॉकिंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है। लॉक फ्री कम से कम एक थ्रेड को फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोग्रेस करने की गारंटी दी जाती है। अगर 5 थ्रेड्स एक साथ एक एटॉमिक वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो एक थ्रेड इमीडिएटली सक्सीड हो जाता है, जबकि 4 रिट्राई कर सकते हैं। वेट फ्री हर थ्रेड को बाउंडेड नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोग्रेस करने की गारंटी दी जाती है। कंटेंशन के बावजूद वेट फ्री एल्गोरिदम्स रियल टाइम सिस्टम्स के होली ग्रेल हैं, हालांकि इन्हें डिजाइन करना काफी मुश्किल होता है। लॉक फ्री एल्गोरिदम्स का फाउंडेशन कंपेयर एंड स्वैप CAS लगभग हर लॉक फ्री डेटा स्ट्रक्चर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कंपेयर एंड स्वैप CAS ऑपरेशन है। C++ में यह डॉट कंपेयर एक्सचेंज वीक और डॉट कंपेयर एक्सचेंज स्ट्रंग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। CAS का लॉजिक सिंपल है। एड्रेस X पर वैल्यू रीड करें। अगर X अभी भी एक्सपेक्टेड के इक्वल है तो X को डिजायर्ड में चेंज करें और ट्रू रिटर्न करें। अगर X किसी और चीज में चेंज हो गया है तो X की नई वैल्यू को एक्सपेक्टेड में कॉपी करें और फॉल्स रिटर्न करें। ये C++ स्निपेट एटॉमिक ऑपरेशंस का यूज करके थ्रेड सेफ स्टेट मॉडिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक फंक्शन डिफाइन करता है जो एक शेयर्ड इंटीजर पर कंपेयर एंड स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फंक्शन चेक करता है कि क्या शेयर्ड इंटीजर टारगेट वैल्यू से मैच करता है
अगर ऐसा होता है तो यह शेयर्ड इंटीजर को एक नई वैल्यू से अपडेट कर देता है और सक्सेस रिपोर्ट करता है। अगर वैल्यूज मैच नहीं करती हैं तो यह टारगेट वैल्यू को करंट शेयर्ड वैल्यू से अपडेट कर देता है और फेलियर रिपोर्ट करता है। यहां बताया गया है कि आप बिना कभी म्यूटेक्स लिए एक शेयर्ड वेरिएबल पर लॉक फ्री ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए CAS लूप का यूज कैसे करते हैं। यह C++ फंक्शन एटॉमिक ऑपरेशंस का यूज करके एक शेयर्ड इंटीजर को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने की एक लॉक फ्री अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह करंट वैल्यू को रिट्रीव करता है, नए प्रोडक्ट को कैलकुलेट करता है और शेयर्ड इंटीजर को सेफली अपडेट करने के लिए एक कंपेयर एंड स्वैप लूप का यूज करता है। अगर कैलकुलेशन के दौरान कोई दूसरा थ्रेड वैल्यू को मॉडिफाई करता है तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली अपनी लोकल कॉपी को अपडेट कर लेता है और मल्टीप्लिकेशन को तब तक रिट्राई करता है जब तक कि यह बिना किसी इंटरफेरेंस के शेयर्ड मेमोरी को सक्सेसफुली अपडेट नहीं कर देता। लूप्स के अंदर कंपेयर एक्सचेंज वीक को क्यों प्रेफर करें। ARM आर्किटेक्चर पर कैश लाइन स्टेट शिफ्ट्स के कारण वीक स्पूरियसली फेल हो सकता है, लेकिन यह स्ट्रंग की तुलना में फास्टर असेंबली इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है। एक व्हाइल लूप के अंदर स्पूरियस फेलियर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लूप वैसे भी रिट्राई करता है। सेक्शन ब्रेक, मेमोरी ऑर्डरिंग और कंपाइलर या हार्डवेयर रीऑर्डरिंग। इस पॉइंट तक हमने मान लिया है कि CPU इंस्ट्रक्शंस उसी एग्जैक्ट ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं जिस ऑर्डर में वे आपके C+ सोर्स कोड में दिखाई देते हैं। यह असम्पशन पूरी तरह से गलत है। इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपका C++ कंपाइलर GCC, क्लैंग, MSVC और आपका आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन CPU हार्डवेयर इंटेल, AMD, ARM दोनों ही इंस्ट्रक्शंस को एग्रेसिवली रीऑर्डर करते हैं। जब तक सिंगल थ्रेडेड लॉजिक अनचेंज्ड रहता है, यानी एज इफ रूल, तब तक कंपाइलर और CPU इंडिपेंडेंट मेमोरी लोड्स और स्टोर्स के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को स्वैप करने के लिए फ्री हैं। चैप्टर 13.1 हार्डवेयर प्रीफेचिंग मैकेनिक्स से याद करें कि CPUs वैल्यूज को कैशे लाइंस में लिखने को डेफर करने के लिए इंटरनल स्टोर बफर्स और इनवैलिडेशन क्यूज का यूज करते हैं। इन हार्डवेयर क्यूज का मतलब है कि कोर 0 एक स्टोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन कोर 1 को वह स्टोर हिट मेमोरी कई क्लॉक साइकिल्स बाद तक नहीं दिखेगी। एक क्लासिकल कंकरेंसी डिजास्टर, मान लीजिए 2 थ्रेड्स 2 स्टैंडर्ड ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। यह एग्जाम्पल मेमोरी शेयर करने वाले 2 थ्रेड्स के बीच एक बेसिक प्रोड्यूसर कंज्यूमर रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है। एक थ्रेड डेटा वैल्यू को अपडेट करता है और यह सिग्नल देने के लिए एक फ्लैग सेट करता है कि डेटा रेडी है, जबकि दूसरा थ्रेड डेटा अवेलेबल होने पर उसे रीड और डिस्प्ले करने के लिए फ्लैग को मॉनिटर करता है। यह थ्रेड इंटरेक्शन और मेमोरी विजिबिलिटी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करता है। क्या कंज्यूमर 42 के बजाय 0 प्रिंट कर सकता है? हाँ, बिना मेमोरी ऑर्डरिंग कंस्ट्रेंट्स के कंपाइलर या CPU प्रोड्यूसर में ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 को रीऑर्डर कर सकते हैं। डेटा के रैम में लिखे जाने से पहले ही रेडी ट्रू हो जाता है, या फिर रेडी चेक होने से पहले कंज्यूमर डेटा को अपने CPU रजिस्टर्स में फेच कर सकता है, जिससे वह स्टे लोकल कैशे लाइंस को हिट करेगा। इस केओस को रोकने के लिए C++ मेमोरी मॉडल्स के जरिए हार्डवेयर मेमोरी बैरियर्स पर प्रिसाइज कंट्रोल प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक, C++ मेमोरी ऑर्डरिंग मॉडल्स। C++ में हर एटॉमिक रीड या राइट ऑपरेशन STD मेमोरी ऑर्डर टाइप का एक ऑप्शनल पैरामीटर लेता है। यह C++ कोड रिलीज और एक्वायर मेमोरी ऑर्डरिंग के साथ एटॉमिक ऑपरेशंस का यूज करके थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है, ताकि बिना लॉक्स का यूज किए थ्रेड्स के बीच डेटा को सेफली शेयर किया जा सके। C++ 6 मेमोरी ऑर्डरिंग मोड्स को डिफाइन करता है, जिन्हें 3 फंडामेंटल कैटेगरीज में ग्रुप किया जा सकता है। ये रेफरेंस टेबल C++ एटॉमिक ऑपरेशंस में डिफरेंट मेमोरी ऑर्डरिंग मॉडल्स को कंपेयर करती है और उन्हें उनकी सेफ्टी गारंटीज और परफॉर्मेंस इंपैक्ट के हिसाब से कैटेगराइज करती है। यह सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी को सबसे सेफ लेकिन सबसे स्लो डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में बताती है। एक्वायर रिलीज ऑर्डरिंग को एक बैलेंस्ड और हार्डवेयर ऑप्टिमल चॉइस के रूप में, और रिलैक्स्ड ऑर्डरिंग को सबसे कम सिंक्रोनाइजेशन गारंटीज वाले सबसे फास्ट ऑप्शन के रूप में आउटलाइन करती है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं कि ये कैटेगरीज कैसे काम करती हैं। सेक्शन ब्रेक, सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, मेमोरी ऑर्डर SEQC AST। STD मेमोरी ऑर्डर SEQC AST C++ में सभी एटॉमिक ऑपरेशंस के लिए डिफॉल्ट मेमोरी ऑर्डर है। अगर आप मेमोरी ऑर्डर पैरामीटर को ओमिट करते हैं, जैसे कि counter.fetch_add1, तो आप सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी का यूज कर रहे हैं।
सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी ऑपरेशंस की एक सिंगल ग्लोबल सिस्टम वाइड टोटल ऑर्डरिंग की गारंटी देती है। पूरे सीपीयू आर्किटेक्चर में हर थ्रेड सभी एटॉमिक ऑपरेशंस को बिल्कुल सेम सीक्वेंस में होते हुए देखता है। यह C++ स्निपेट 2 शेयर्ड बुलियन फ्लैग्स के इनिशियलाइजेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिन्हें मल्टीपल थ्रेड्स द्वारा सेफली एक्सेस किया जा सकता है। यह 2 फंक्शंस को डिफाइन करता है, जिनमें से हर एक इनमें से 1 फ्लैग को ट्रू स्टेट में अपडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट मेमोरी ऑर्डरिंग का यूज किया जाता है, ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि सभी थ्रेड्स मॉडिफिकेशंस को एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस में ऑब्जर्व करें। सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी का ओवरहेड मल्टी कोर चिप्स पर एक सिंगल ग्लोबल एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को एनफोर्स करने के लिए कंपाइलर को फुल हार्डवेयर मेमोरी फेंस इंस्ट्रक्शंस इंसर्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि x86 पर एमफेंस या आर्म पर DMB ISH से CPU स्टोर बफर्स को पूरी तरह से फ्लश कर देते हैं और कोर पाइपलाइन को तब तक स्टॉल कर देते हैं जब तक कि चिप इंटरकनेक्ट पर सभी पेंडिंग राइट्स एक्नॉलेज नहीं हो जाते। हालांकि सेक कस्ट पूरी तरह से सेफ है और इसके बारे में सोचना आसान है, लेकिन वे हार्डवेयर फेंसेस अल्ट्रा लो लेटेंसी लूप्स में सख्त परफॉर्मेंस लिमिट्स लगा देते हैं। सेक्शन ब्रेक एक्वायर रिलीज सेमेंटिक्स एक्वायर रिलीज ऑर्डरिंग हाई परफॉर्मेंस लॉक फ्री कंकरेंट प्रोग्रामिंग का वर्कहॉर्स है। ये मॉडर्न x86 हार्डवेयर पर फुल ग्लोबल मेमोरी फेंसेस की जरूरत के बिना थ्रेड्स के बीच सिंक्रोनाइजेशन एस्टेब्लिश करता है। स्टोर ऑपरेशंस पर यूज होने वाला STD मेमोरी ऑर्डर रिलीज ये गारंटी देता है कि करंट थ्रेड में कोई भी मेमोरी रीड या राइट इस स्टोर के बाद रीऑर्डर नहीं ही किया जा सकता। करंट थ्रेड द्वारा किए गए सभी राइट्स, चाहे वे एटॉमिक हों या नॉन एटॉमिक, फ्लश हो जाते हैं और उनके किसी भी ऐसे थ्रेड को विजिबल होने की गारंटी होती है जो उसी एटॉमिक वेरिएबल पर एक्वायर लोड परफॉर्म करता है। लोड ऑपरेशंस पर यूज होने वाला STD मेमोरी ऑर्डर एक्वायर ये गारंटी देता है कि करंट थ्रेड में कोई भी मेमोरी रीड या राइट इस लोड से पहले रीऑर्डर नहीं किया जा सकता। एक मैचिंग रिलीज स्टोर से पहले कमिट किए गए कोई भी मेमोरी राइट्स इस थ्रेड को विजिबल हो जाएंगे जैसे ही एक्वायर लोड कंप्लीट होता है। चलिए एक्वायर रिलीज सेमेंटिक्स का यूज करके अपने प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जाम्पल को री आर्किटेक्ट करते हैं। यह C++ प्रोग्राम एटॉमिक ऑपरेशंस और मेमोरी ऑर्डरिंग का यूज करके थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इस लॉजिक में एक प्रोड्यूसर थ्रेड शेयर्ड मेमोरी लोकेशन पर डेटा राइट करता है और फिर रिलीज मेमोरी बैरियर का यूज करके रेडीनेस का सिग्नल देता है। इसी बीच एक कंज्यूमर थ्रेड लूप में स्पिन करता है और एक्वायर मेमोरी बैरियर का यूज करके सिग्नल का वेट करता है। यह सेटअप एक हैपन्स बिफोर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, जिससे यह श्योर होता है कि सिग्नल डिटेक्ट होने पर कंज्यूमर अपडेटेड डेटा को सेफली रीड कर सके। चलिए एक्वायर रिलीज द्वारा एनफोर्स किए गए मेमोरी ऑर्डरिंग बैरियर को विजुअलाइज करते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे 2 थ्रेड्स रिलीज और एक्वायर मेमोरी बैरियर्स का यूज करके डेटा ट्रांसफर को सेफली सिंक्रोनाइज करते हैं। प्रोड्यूसर थ्रेड डेटा राइट करता है और एक रिलीज बैरियर के साथ स्टेट्स फ्लैग को अपडेट करता है, जो इससे पहले के किसी भी मेमोरी राइट्स को इसके आगे ड्रिफ्ट होने से रोकता है। इसी के साथ कंज्यूमर थ्रेड एक लूप में वेट करता है और एक्वायर बैरियर के साथ फ्लैग को लोड करता है ताकि बाद के रीड्स को जल्दी एग्जीक्यूट होने से रोका जा सके। एक बार फ्लैग सेट हो जाने पर कंज्यूमर को सही और अपडेटेड डेटा रीड करने की गारंटी मिलती है। एक्वायर और रिलीज का यूज करके हम नॉन एटॉमिक पेलोड डेटा के लिए सही सिंक्रोनाइजेशन गारंटी करते हैं और फुल सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी के महंगे ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टॉल से भी बचते हैं। सेक्शन ब्रेक रिलैक्स्ड ऑर्डरिंग मेमोरी ऑर्डर रिलैक्स्ड STD मेमोरी ऑर्डर रिलैक्स्ड एटॉमिक एक्सेस सबसे फास्टेस्ट और रॉएस्ट फॉर्म है। रिलैक्स्ड ऑपरेशंस सिर्फ एटॉमिसिटी की गारंटी देते हैं, वेरिएबल पर कोई डेटा रेस नहीं। वे सराउंडिंग वेरिएबल्स के रिलेटिव जीरो मेमोरी ऑर्डरिंग गारंटीज या सिंक्रोनाइजेशन बाउंड्स प्रोवाइड करते हैं। कंपाइलर और हार्डवेयर किसी भी दूसरे नॉर्मल मेमोरी एक्सेस के रिलेटिव रिलैक्स लोड्स और स्टोर्स को रीऑर्डर करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। 4 हैशटैग रिलैक्स्ड ऑर्डरिंग यूज करने के लिए कहाँ सेफ है। रिलैक्स्ड ऑर्डरिंग आइसोलेटेड काउंटर्स या स्टैटिस्टिक्स मैट्रिक्स के लिए आइडियल है, जहां दूसरे ऑपरेशंस के रिलेटिव ऑर्डर मैटर नहीं करता। यह C++ को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एटॉमिक ऑपरेशंस का यूज करके मल्टीपल थ्रेड्स में एक शेयर्ड काउंटर को सेफली कैसे इंक्रीमेंट किया जाए। रिलैक्स्ड मेमोरी ऑर्डरिंग अप्लाई करके यह एंश्योर करता है कि काउंटर अपडेट थ्रेड सेफ हो, बिना दूसरे सराउंडिंग ऑपरेशंस के लिए स्ट्रिक्ट मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन को फोर्स किए।
क्योंकि std:: memory अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर रिलैक्स्ड x86 और ARM दोनों आर्किटेक्चर पर 0 मेमोरी फेंस इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है, इसलिए यह स्टैंडर्ड रजिस्टर एडिशन इंस्ट्रक्शंस ब्रैकेट ओपन ओपन लॉक XAD या सिंपल एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस ब्रैकेट क्लोज में कंपाइल हो जाता है, जो इसे बहुत ज्यादा फास्ट बनाता है। सेक्शन ब्रेक। एक कस्टम लॉक फ्री स्पिनलॉक म्यूटेक्स बनाना। हमने एटॉमिक्स हार्डवेयर कैश प्रोटोकॉल्स और मेमोरी ऑर्डरिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे सिंथेसाइज करने के लिए स्क्रैच से एक फंक्शनल लो लेवल प्रिमिटिव बनाते हैं। एक कस्टम लॉक फ्री स्पिन लॉक म्यूटेक्स। एक OSSTD:: म्यूटेक्स के अपोजिट ब्रैकेट ओपन जो सिस्टम कॉल्स के जरिए थ्रेड्स को सुला देता है ब्रैकेट क्लोज। एक स्पिन लॉक एक टाइट लूप में स्पिन करता है और हार्डवेयर एटॉमिक प्रिमिटिव्स को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि लॉक अवेलेबल नहीं हो जाता। स्पिन लॉक बेहद शॉर्ट क्रिटिकल सेक्शंस के लिए यूजफुल हैं। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंटर एड्रेसेस को मॉडिफाई करना, जहां एक OS म्यूटेक्स का स्लीप या वेक कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड लेटेंसी परफॉर्मेंस को खराब कर देगा। यह C+ इम्प्लीमेंटेशन एक कस्टम स्पिन लॉक म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसे एटॉमिक ऑपरेशंस का यूज करके लो ओवरहेड सिंक्रोनाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है। लॉक एक्विजिशन एक्वायर मेमोरी ऑर्डरिंग के साथ एक टेस्ट एंड सेट मैकेनिज्म का यूज करता है। वेटिंग के दौरान एक्सेसिव प्रोसेसर बस ट्रैफिक को रोकने के लिए यह इंप्लीमेंटेशन एक रीड ओनली रिलैक्स्ड लोड पर स्पिन करता है और x86 और ARM आर्किटेक्चर्स के लिए हार्डवेयर स्पेसिफिक पॉज या यील्ड इंस्ट्रक्शंस को शामिल करता है। लॉक को रिलीज करने के लिए रिलीज मेमोरी ऑर्डरिंग का यूज किया जाता है ताकि यह गारंटी दी जा सके कि लॉक फ्री होने से पहले सभी प्रीसीडिंग मेमोरी राइट्स कमिट हो जाएं। हमारे स्पिन लॉक के मैकेनिक्स को एनालाइज करना। एक्सचेंज ट्रू STD मेमोरी ऑर्डर एक्वायर लॉक को एक्वायर करते समय हम एक एक्वायर फेंस का यूज करते हैं। यह एश्योर करता है कि हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर का कोई भी ऑपरेशन लॉक एक्वायर होने से पहले रीऑर्डर न हो सके। द इनर रीड ओनली स्पिन लूप लोड STD मेमोरी ऑर्डर रिलैक्स्ड। ध्यान दें कि हम एक सिंपल व्हाइल एक्सचेंज लूप में एक्सचेंज को स्पैम नहीं करते हैं। एक्सचेंज को कॉल करने से एक हार्डवेयर राइट परफॉर्म करने की कोशिश होती है, जिससे CPU को हर सिंगल स्पिन इटरेशन पर MISI बस इनवैलिडेट सिग्नल्स भेजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक रीड ओनली लोड पर स्पिन करने से हमारे वेट करने के दौरान कैश लाइन L1 कैश में शेयर्ड स्टेट में बनी रहती है, जिससे 0 इंटरकनेक्ट बस ट्रैफिक जनरेट होता है। पॉज या यील्ड हम स्पिन लूप के अंदर प्रोसेसर स्पेसिफिक हार्डवेयर हिंट्स इशू करते हैं। x86 CPUs पर पॉज लूप से एग्जिट करते समय पाइपलाइन फ्लश पेनाल्टीज को रोकता है, जिससे पावर कंजम्पशन और हार्डवेयर हीट जनरेशन कम होता है। स्टोर फॉल्स STD मेमोरी ऑर्डर रिलीज अनलॉक करते समय हम एक रिलीज स्टोर का यूज करते हैं। यह गारंटी देता है कि हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर किए गए सभी मेमोरी मॉडिफिकेशंस फुल्ली कमिटेड हैं और उस नेक्स्ट थ्रेड को विजिबल हैं जो स्पिन लॉक एक्वायर करता है। सेक्शन ब्रेक। परफॉर्मेंस समरी। म्यूटेक्स वर्सेस कंडीशन वेरिएबल वर्सेस एटॉमिक्स कंकरेंसी प्रिमिटिव्स के हमारे एनालिसिस को रैप अप करने के लिए आइए उन 3 सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिक्स को कंपेयर करते हैं जिन्हें हमने इस चैप्टर में कवर किया है। ये रेफरेंस टेबल 3C++ सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स यानी म्यूटेक्सेस कंडीशन वेरिएबल्स और एटॉमिक्स को कंपेयर करती है। ये उनकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में बताती है, जिससे पता चलता है कि कैसे म्यूटेक्सेस और कंडीशन वेरिएबल्स थ्रेड स्लीपिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मैकेनिज्म पर रिलाई करते हैं, जिसके कारण माइक्रोसेकंड लेवल की लेटेंसी होती है, जबकि एटॉमिक ऑपरेशंस लॉक फ्री स्ट्रक्चर्स के लिए नैनोसेकंड लेवल की लेटेंसी अचीव करने के लिए हार्डवेयर लेवल CPU फीचर्स का यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड। इस सेक्शन में हमने हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन को गहराई से समझा। हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे MISI कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल CPU कोर्स में कंसिस्टेंसी को एनफोर्स करता है, फॉल्स शेयरिंग के परफॉर्मेंस पिटफॉल का एनालिसिस किया और अलाइनस 64 का यूज करके इसे एलिमिनेट करना सीखा। इसके बाद हमने STD एटॉमिक टी में महारत हासिल की, एक्वायर रिलीज और रिलैक्स्ड मेमोरी ऑर्डरिंग मॉडल्स को समझा और स्क्रैच से एक लॉक फ्री स्पिन लॉक कंस्ट्रक्ट किया। जबकि रॉ एटॉमिक एल्गोरिथम्स लिखने से हमें CPU परफॉर्मेंस पर मैक्सिमम कंट्रोल मिलता है, लेकिन रॉ थ्रेड लाइफ साइकिल्स, मेमोरी बैरियर्स और सिंक्रोनाइजेशन स्टेट को मैन्युअली मैनेज करना जल्दी ही कोड को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। क्या हो अगर हम बैकग्राउंड थ्रेड पर एक एसिंक्रोनस टास्क रन करना चाहते हैं
और एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ क्लीन तरीके से रिजल्ट वापस पाना चाहते हैं, वो भी म्यूटेक्सेस या एटॉमिक फ्लैग्स को मैन्युअली मैनेज किए बिना। अगले सेक्शन 14.8 असिंक टास्क्स एंड फ्यूचर्स। एसटीडी असिंक, एसटीडी फ्यूचर और एसटीडी पैकेज टास्क में हम वापस हाई लेवल टास्क बेस्ड कंकरेंसी एब्स्ट्रैक्शंस पर चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि C++ असिंक्रोनस रिटर्न वैल्यूज को कैसे मैनेज करता है।